हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास 11th वीडियो। स्टूडेंट, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज आपके सामने हम 6 वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको एक रूल पढ़ाएंगे जिसको हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने हुन्स रूल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें देखा हुआ है, समझा हुआ है। और आज हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जानेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारा क्वांटम नंबर से बेस्ड होगा। तो चलिए क्वांटम नंबर पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। पहले उसके पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जान लेते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है तो नाम पाउली के नाम पे ही रखा गया है। एक साइंटिस्ट हैं और इन्हीं के नाम पे जो है इसको प्रिंसिपल को रखा गया है, जिसको हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया है। क्वांटम नंबर में हमने आपको बताया होगा कि 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, जिसको N, L, M और S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें जो क्वांटम नंबर है, अगर किसी एक एटम के अंदर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर 4 क्वांटम नंबर निकालें, ठीक है, और फिर उसी एटम के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालें, तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम होंगी, लेकिन चारों क्वांटम नंबर हमेशा सेम नहीं होंगी। ठीक है, यानी अगर N, L और M की बात किया जाए तो एक ही एटम के अंदर सारे यानी N, L, M की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो एक क्वांटम नंबर है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उनकी वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी एक ही एटम के अंदर। तो पाउली का कहना था कि किसी एक एटम के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक समान नहीं हो सकती। ठीक है, इसी को हम लोग पाउली प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम नंबर है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर से एक्सक्लूड कर देता है, यानी उससे डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो चलिए स्टेटमेंट पहले हम लोग लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इनके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह फर्स्ट स्टेटमेंट जो पाउली ने दिया था वो ये दिया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरह किसी भी नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर, यानी कि एक एटम के अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होंगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया इन्होंने। और सेकेंड स्टेटमेंट यानी दूसरे तरीके से भी हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझते हैं, जैसे ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spin। तो ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, यानी इन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई ऑर्बिटल है, जैसे ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये s ऑर्बिटल है। अब s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कैसे होगी? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज रखा जाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रखा जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह दिखाइए हाफ एरो से, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, फुल एरो से भी इस तरह दिखाया जा सकता है। हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। हाफ एरो से क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को इस तरह हाफ एरो से दिखाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से हाफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन को बता रहा है और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बता रहा है। तो इस तरह से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में वो कैसा है? करेक्ट है।
ठीक है। यानी इसी तरह से हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो है उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा और इस तरह ये एक दूसरे के अपोजिट स्पिन को बता रहे हैं। अगर आप ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को पैरेलल ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये नोटेशन क्या है, एकदम रॉन्ग है। यानी इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को, किसी दो इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल के अंदर इस तरह से हम दिखाएंगे नहीं, यानी ये इनकरेक्ट नोटेशन है। ठीक, इस तरह से हमें ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो ये भी यही बात इन्होंने बताया, यानी इनके स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। किसी एक ऑर्बिटल के अंदर अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा। यानी एक ऊपर तो दूसरे का मुंह किधर रहेगा, नीचे की तरफ। ऊपर वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है ऑर्बिटल के अंदर। तो यही है पाउली प्रिंसिपल। ठीक, अब इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहने का इसका रीज़न क्या है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए कहते हैं बिकॉज one electron in atom has same particular values for 4 quantum numbers. For 4 quantum number, the 4 quantum number, then all other electron in that atom are excluded from having the same set of value। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नोन एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज सेम पर्टिकुलर वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर। यानी अगर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, एंड देन ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम आर एक्सक्लूड फ्रॉम हैविंग द सेम सेट ऑफ वैल्यू। और उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के दूसरे इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के अंदर हैं, उनका अगर क्वांटम नंबर निकाला जाए तो वो क्वांटम नंबर की वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिफर करेगी। यानी सारी वैल्यू उसी के एकदम समान नहीं होंगी। n l m समान हो सकती हैं, लेकिन s हमेशा डिफरेंट होगा। तो इसीलिए इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। एक्सक्लूड का मतलब उससे डिफर हो जाना, उससे अलग हो जाना। ठीक है, तो किसी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू है, उसी एटम में दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के वैल्यू के समान कभी नहीं होंगी, उससे अलग होगी, एक्सक्लूड कर जाएगी। इसीलिए इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एग्जाम्पल जानने के लिए हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s। अब देख, अच्छा यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 to 4 हो गया। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस p में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह टोटल 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल में हो गया। अब यहाँ पे
हम इनके ऑर्बिटल बना लेते हैं। s में 1 ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अभी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चला कि हमें इसमें s में ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से आपको ऑर्बिटल के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका आ गया 5th इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6, ये हो गया 7th इलेक्ट्रॉन। अब हम इन सभी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम n की वैल्यू लिखेंगे, L, M और S। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये वैल्यू लिख लेंगे। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में दिख रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू जो है n को रिप्रेजेंट करता है, तो n की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1 हो गया। अब इसके बाद इसके लिए L की वैल्यू निकाल लें, तो n की वैल्यू पता है, तो L की वैल्यू क्या होता है? 0 to n-1, ठीक है। यानी इसका, या आप इसके लिए बता सकते हो, L की वैल्यू ये भी देख के बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर है। तो ये s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो उसके लिए हम L की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। p में होता तो 1 लिखते, d में के लिए 2 और s के लिए 3 लिखते हैं L की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है, इसलिए L की वैल्यू 0 हो गया। जब L 0 है तो M भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो M भी 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो स्पिन की वैल्यू +½ होता है, ठीक है। इस तरह लिखेंगे। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू वही होगा, ठीक। और s की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। L की वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। L 0 तो M भी 0, लेकिन स्पिन क्या हो जाएगा? -½ हो जाएगा इसका। तो अब आप देख रहे हैं कि एटम तो नाइट्रोजन ही है। अब उस नाइट्रोजन एटम में ये जो चारों क्वांटम नंबर है N, L, M, S फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन के N, L, M, S वैल्यू है। अब आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये 3 वैल्यू शुरू के तो मिल रहे हैं दोनों में, लेकिन चौथा वैल्यू क्या है? दोनों का अलग अलग है, डिफर कर रहा है एक दूसरे से। तो इस तरह पाउली ने ये बताया कि हमेशा एक एटम के अंदर किसी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं होंगी, और वो बात आपको यहाँ दिख रहा है। शुरू के 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, N, L, M, S, N, L, M, लेकिन S हमेशा क्या होगा? वो डिफर करेगा ही करेगा, ठीक है। उसी तरह चलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका इसमें है 2s के अंदर, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगा, s 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन s में गया है, और फिर m भी 0 हो जाएगा, लेकिन स्पिन क्या होगा? +½ हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये तो 2 ही रहेगा, ये भी 0, 0 और यहाँ -½ हो जाएगा, ठीक। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, 5th p में है, इसके लिए 2 हो जाएगा n की वैल्यू, और L की वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। L 1 है तो M की वैल्यू कैसे निकालते थे? -M होता है -L2 + L, ये फार्मूला था। अब ये हमें मिला है L की वैल्यू 1, तो -1 to +1 के बीच में 0 भी आएगा, ये 3 वैल्यू हो जाएंगी। तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये +1 वैल्यू इस वाले में जाएगा। तो यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन 5th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, ठीक। स्पिन क्या होगा इसका? +½ क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 6th इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 6th इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 ही रहेगा, ये 0, L की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा M की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से ये +½ ही रहेगा। 7th इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा। अब यहाँ पे ये +½ हो जाएगा, सॉरी ये वैल्यू 1 रहेगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ ये +½ रहेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो रही हैं। इसका मतलब
ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि एक ही एटम के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्वांटम संख्या में एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, ठीक है, ये चारों क्वांटम नंबर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर से डिफरेंट हैं, उसी तरह सेकेंड थर्ड वाले से डिफरेंट है, ठीक है, या फर्स्ट थर्ड से डिफरेंट है। इस तरह सभी एक दूसरे से डिफर करेंगे, यानी उनकी वैल्यू, चारों क्वांटम संख्याएं की वैल्यू एक ही एटम के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन की कभी भी समान नहीं होंगी, और यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये है। अब आप किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कंपेयर कर लीजिए तो उससे उसके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएंगे, ठीक है। आप कहेंगे सेकेंड और थर्ड की, तो सेकेंड थर्ड में स्पिन समान है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो इस तरह से कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं सारे इलेक्ट्रॉन की एक समान नहीं आएंगी, इसीलिए ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वांटम नंबर से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उससे पूछा जाएगा क्वेश्चन और आपको कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम, ठीक है। क्रोमियम के 19 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय आपको जो अफबाउ प्रिंसिपल से जिस तरह एनर्जी ऑर्डर बताया गया था उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। उसमें आपको ये नहीं करना है कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑर्डर चेंज करके बताया था वो तरीका यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसका 2 2 4 10, और यहाँ 12 18 20 एंड 21, ठीक है। अच्छा 24 है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब इस क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे ही रहने देना है हमें जब हम क्वांटम नंबर हमसे पूछा जाए तब, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता तो इसको हम 3 वाले को एक साथ लिखते हैं ऑर्बिटल को, 4 को लास्ट में करते, और यहाँ पे डी में 4 है तो एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी में जाता और तब वो सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा गया होता। लेकिन अगर हमसे क्वांटम नंबर पूछा है तो इसी तरह हम अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसा एनर्जी ऑर्डर है उसी में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, और फिर उसके बाद हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे और उसी से क्वांटम नंबर निकालेंगे, ठीक है। यानी किसी तरह के चेंज करने की ज़रूरत आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नहीं है। ऐसा तभी है जब आप क्वांटम नंबर निकाल रहे हों, ठीक है। तो ये यहाँ से p में 3 ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल बना दिया, s में 1 ऑर्बिटल है, यहाँ फिर p में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक, इस तरह दिखा दिए। ये s में 1 ऑर्बिटल है और इस तरह d में यहाँ 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकेंड यहाँ आ गया, थर्ड और फोर्थ इसमें आ गया, इसमें फिफ्थ ये आ गया, 6 यहाँ से लग रहा है आपका हुन्स रूल, 7, अब 8 इसमें यहाँ आ गया, 9th एंटी क्लॉक वैसे आ गया, 10 एंटी क्लॉक यहाँ आ गया, 11 12 ऐसे ही इसी में रहेंगे दोनों। अब यहाँ 13 ये आ गया, 14 ये है, 15 यहाँ है इलेक्ट्रॉन, 16 ये है, 17 ये हो गया, और 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। उसके बाद ये 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये है 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और 21 आपका यहाँ आ रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है 21। इस तरह हम नंबरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ आपसे 19th इलेक्ट्रॉन का पूछा हुआ है, तो 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये है 19th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है,
ये 19th इलेक्ट्रॉन है और इसी के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू आपसे पूछा गया है जो 4s में बिलोंग करता है, यानी 19th इलेक्ट्रॉन आपका 4s ऑर्बिटल के अंदर है। तो यहाँ से अगर हम इसका क्वांटम नंबर फाइंड आउट करें इस इलेक्ट्रॉन का, तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। तो 19th इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो 19th इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, ठीक। अब इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है तो L की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, तो L 0 है तो m भी 0 हो जाएगा। स्पिन की वैल्यू क्या होगी इसकी, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्पिन की वैल्यू इसकी +½ होगी। तो इस तरह से ये 4 क्वांटम नंबर 19th इलेक्ट्रॉन की हो गई। अब अगर मान लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछा होता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d, ये वाला d ऑर्बिटल के अंदर आया है, इसके लिए हम सारा वैल्यू बता रहे होते, ठीक है। तो इस तरह जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछा जाए उसका आप इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप अबाव प्रिंसिपल से, किसी तरह कोई ऑर्डर की चेंजिंग नहीं करेंगे। ऑर्डर की चेंजिंग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ही करिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है, ठीक। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाएगा लिखने के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तभी आप ऑर्डर चेंज करके उसको लिखिएगा, ठीक। अभी जैसे है आप प्रिंसिपल में वैसे ही आपको लिख के क्वांटम नंबर बताना होता है। तो इस तरह से इस 19 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू मिल गई। उसी तरह अगर मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन ले लें, 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। अगर मान लीजिए आपको स्कैंडियम के 21st इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर निकालने को पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, स्कैंडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, वो भी किससे करेंगे, आप बाउ प्रिंसिपल से। तो 1s2 2s2 2p6 2p6 1s 2s 2p 3s 3p6 4s2 3d1, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि ये 3 वाले को एक साथ कर दिए और 4s को बाद में कर दिया, ऐसा आपको क्वांटम नंबर निकालते समय नहीं करना है। ये करना तभी है जब आपसे केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाएगा। तो इस तरह ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब p में 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। अगर p d f ऑर्बिटल है तो वहाँ पे हुन्स रूल लग जाता है, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में डालते हैं और फिर उसके बाद उनकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करते हैं। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, थर्ड और फोर्थ इसमें रहेंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और ये 7th इलेक्ट्रॉन हो गया, 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 9th है और ये 10th इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ ये 11th और ये 12th, ये 13 14 15, ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, ये 17 हो गया और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 19 और 20 इसके अंदर आ जाएगा और 21 यहाँ पे रहेगा। तो आपको 21st इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो 21st इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल के अंदर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू ये 3 लगा है, यही n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। l की वैल्यू क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो l की वैल्यू उसके लिए हमने 2 बताया है, ठीक है। तो यहाँ l की वैल्यू 2 हो गया। m की वैल्यू l पे डिपेंड करता है, तो l की वैल्यू 2 है, तो m की फार्मूला क्या होता है, -l to +l, तो -l इसमें आएगा, फिर उसके बाद -1 0 +1 एंड +2। तो आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले में है तो -2 वैल्यू मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो m की वैल्यू -2 हो गया और s की वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, s की वैल्यू हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +½ ठीक, ये s की वैल्यू हो गया। तो इस तरह n l m s इस
21st इलेक्ट्रॉन के लिए स्कैंडियम में क्वांटम नंबर की वैल्यू होंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इस तरह से आपको उसका सल्यूशन करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इस तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा अबव प्रिंसिपल से, और फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उनकी नंबरिंग कर लेना होगा, और जिस भी इलेक्ट्रॉन का अगर क्वांटम नंबर पूछा है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से आपको उसकी वैल्यू बताना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि पूछा गया है राइट करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये क्वांटम नंबर का सेट दिया गया है। अब ये क्वांटम नंबर के जो सेट गिवन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं इसके बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 दिया है, l की वैल्यू 0 दिया है और m की वैल्यू भी 0 दिया है। तो n1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम इसके लिए बात करें तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 1 हो गया। L0 का मतलब हमने बताया होगा कि आपको L के 0 वैल्यू है तो वो किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। L की वैल्यू 1 किस ऑर्बिटल को, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। 2 वैल्यू है ये d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और 3 अगर वैल्यू है तो ये f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, s ऑर्बिटल को। तो इस तरह ये तीन क्वांटम नंबर जो वैल्यू दिए गए हैं ये 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन में कि राइट करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन, तो यही करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन है इसका 1s। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 है तो ये n की वैल्यू 3 लिख लेंगे, और L1 है तो L1 किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, p को, तो ये 3p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसमें n की वैल्यू 2 है और यहाँ L की वैल्यू 1 है तो ये 2p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह n और L की वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो लिस्ट क्वांटम नंबर्स फॉर 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल के लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू बताना है। तो इस तरह 3d ऑर्बिटल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो गई। जब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या होगी, d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो l की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। ठीक, और इसके लिए m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको हमने फार्मूला बताया है m = -L2 + L। तो इस तरह m की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक, अब इन सभी के लिए आप s की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 वैल्यू होंगी, एक हाफ और एक -हाफ। ठीक, तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर इस तरह क्वांटम नंबर फाइंड आउट करके देना होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कुछ पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड आउट द 4 क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सोडियम का सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, उसी तरह p ऑर्बिटल में। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग कर लेंगे ऑर्बिटल के अंदर। इसमें p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 4th 5th हो गया, इसमें 6 यहाँ आ गया, 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8th इलेक्ट्रॉन, ये 9th इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 10th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, और यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 11th है। अब हमसे पूछा गया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है और उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। ठीक, अब अगर s में इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। अब जब L 0 हो गया तो m भी L पे ही डिपेंड करता है, इसलिए m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
अब आपको s के स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन देखना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे और आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, इनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। विच ऑफ द ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। अब इसमें ऑर्बिटल दिया गया है 1p 2s 2p एंड 3s। तो आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमने पढ़ाया है, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इन्हीं ऑर्बिटल में से अगर कोई मिलेगा तो वो करेक्ट है, अदरवाइज सब वो गलत है। उसको उस तरह जैसे 1p नहीं होता तो ये गलत है, ये नहीं लिखा जाता। 2s होता है, 2p भी होता है, 3s नहीं होता। ठीक है, तो केवल 2 ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, 2p एंड 2s, और बाकी इसके अलावा 1p 3f ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल में 3f नहीं आता है। 4f हो सकता है लेकिन 3f नहीं होता। उसी तरह 1p नहीं होता, 2p होता है। तो आपको यहाँ ऑफ बाउ प्रिंसिपल में जो एनर्जी ऑर्डर हमने बताया था उसी को याद रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विथ n = 4। यानी सेकेंड क्वेश्चन में सल्यूशन अगर करें सेकेंड क्वेश्चन का, तो इसमें आपको n = 4 दिया है, और n = 4 के लिए कितना सबसेल, सबसेल का मतलब L की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। तो n = 4 के लिए L का फार्मूला क्या है, 0 to n-1 ये फार्मूला होता है। अब n की वैल्यू आपको 4 मिला है, तो 0 to 4 - 1 करेंगे, तो यहाँ से 0 to 3, तो 0 to 3 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। ये 4 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी और यही एजीमुथल क्वांटम नंबर की यानी सबसेल की वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2 एंड 3। तो इस तरह इस क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 2 एंड 3 ये इसके सबसेल की वैल्यू होंगी। ठीक है, ये सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का सलूशन। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सल्फर कैन हैव n + l = 3। यानी सल्फर के अंदर कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए n + l की वैल्यू 3 होगी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s 2 एंड 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक, तो ये 10 और 12 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसमें, 12 और 16 के बीच में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया सल्फर का। अब आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यानी 1s के लिए आपको निकालना है, तो n + l निकालेंगे तो क्या आएगा इसके लिए वैल्यू 1s के लिए। तो यहाँ 1s के लिए n की वैल्यू क्या है 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अगर 2s के लिए निकालें तो 2s के लिए n + l की वैल्यू क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0, तो यहाँ 2 आ गया। 2p के लिए निकालें, 2p ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, n + l की वैल्यू ये हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 1 है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये 3 आ गया है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन के लिए n + l की वैल्यू 3 होगी, तो इसका मतलब 2p इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। और उसके बाद 3s है, 3s के लिए चेक कर लेते हैं n + l की वैल्यू। तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू 0 है, तो ये 3 आ गया, इसके लिए भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो n + l की वैल्यू इसके लिए 3 + 1 करेंगे तो ये 4 आएगा। यानी 2 ऑर्बिटल के में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए n + l की वैल्यू 3 आ रहा है, एक 2p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल। तो इनके इलेक्ट्रॉन p में 6 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए n + l की वैल्यू सल्फर में क्या होगी, सेम होगी 3।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन के लिए n+l की वैल्यू 3 आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन के लिए n+l की वैल्यू 3 आएगी। तो ये क्वेश्चन था जो बेस्ड था क्वांटम नंबर पे, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट होता है। और आपको इससे रिलेटेड जो भी और प्रॉब्लम होंगे वो आप खुद सॉल्व करिए और फिर आप आके स्कूल में टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।